57 अंक वही याद आता है बार बार, कभी 57 आता है, कभी किसने लिखी थी, सुभद्रा भवानी चौहान ने। तो आज हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण। हमने कल तक प्रथम चरण कवर किया था, जिसमें प्रथम चरण के उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या समझा था, यथासंभव युद्ध विलय को टालना है और घेरी नीति तो राजनीतिक नीति थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम लाभ अर्जित करना है और राजस्व का संग्रहण करना है अधिक से अधिक, ताकि हम पूरा का पूरा लाभ उठा सकें इसका व्यापार। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। तो प्रथम चरण का जो उपनिवेशवाद था भारत में, जो हमने देखा था, उसका नाम क्या रखा था, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। लेकिन अब द्वितीय चरण में हम आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, औद्योगिक उपनिवेशवाद। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारत को कच्चे माल का निर्यातक, भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं विनिर्मित, कच्चे माल का निर्यातक एवं विनिर्मित माल के आयातक के रूप में स्थापित करना, आयातक के रूप में स्थापित करना। ओके, इसी के साथ जो दूसरी चीज लिंक करके बताना पड़ता है, 1813 के चार्टर का मैं 1813 के चार्टर में भारतीय व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर बात करनी पड़ेगी। ये जो लिखा है इसको थोड़ा समझ। मैंने उपनिवेशवाद के सेकंड चरण का जो बेंचमार्क बनाया है 1813 क्यों बनाया, इस चीज को समझना पड़ेगा कि 1813 के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि उपनिवेशवाद का जो उद्देश्य है वो ऐसा बन गया। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने एक हिंट दिया, क्या लिखा है देखो, 1813 के चार्टर में भारतीय व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कैसे हुआ इसको पहले एक चीज, एक बैकग्राउंड हमारा दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। पूरी फसाद की जड़ निकली कहाँ से है, यूरोप से। पूरा शुरू कहाँ हुआ है, यूरोप में। यूरोप में एक समस्या थी, वहाँ पे मध्यकाल में अंधकार का युग कहते थे, सामंतवादी व्यवस्था थी, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था पड़ी थी और होली रोमन एम्पायर। एक ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से यूरोप विकास नहीं कर पा रहा था। उसी क्रम हम आगे देखते हैं। सबसे पहले वहाँ व्यवसायिक क्रांति आती है। व्यवसायिक क्रांति के बाद हमने देखा फ्यूडल सिस्टम टूट गया पूरा। फ्यूडल सिस्टम सामंतवाद, सामंतवाद का टूटना, सामंतवाद के टूटने से क्या होगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था आएगी। मुद्रा अर्थव्यवस्था ने उदारवाद को जन्म दिया राजनीति में। उदारवादी विचारधारा राजनीति में आएगी और इकोनॉमिक्स के फील्ड में कौन सी नीति आएगी, पूंजीवाद की। और समाज को जो प्रभावित करने वाली चीज वो क्या थी, व्यक्तिवाद। लोगों के दिमाग में क्या गया, इंडिविजुअलिज्म। तो ये पूरा एक आधार हमने यूरोप में बनते हुए देखा था। फिर पूंजीवाद के विकास के क्रम में हमने देखा विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद भी हो रहा है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ज्यादा से ज्यादा जगहों को घेरना है, जिसका उपयोग अपने आर्थिक हित में किया जाता है। ये देखा हमने। इसी क्रम में हमने समझा था आगे पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण के बाद कुस्तुनतुनिया का पतन होना, आधुनिकता का आना, खोजी प्रवृत्ति भारत की ओर आना, अमेरिका की ओर आना और उपनिवेशवाद की स्थापना। तीन चीजों को हमने विकल्प किया। अब जब ब्रिटेन में
ये पूंजी एक मध्य वर्ग उत्पन्न हुआ था, मध्य वर्ग। उदारवाद क्या था, मैंने समझाया थी ना। उदारवाद एक ऐसी मध्य वर्गीय विचारधारा थी जो क्या चाहती थी कि एक फिक्स स्तर है, जो मध्य वर्ग है इसी के पास सत्ता, मतलब पूरी कंट्रोलिंग पावर इसके पास रहनी चाहिए। इसके लिए क्या किया था उन्होंने, संवैधानिक राजतंत्र लाया, सीमित मताधिकार था। उदारवाद में क्या था, मताधिकार सबके लिए था क्या, नहीं था। केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया जाता था जो एलाइड क्लास के थे और मध्य वर्ग के थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए कौन था, मताधिकार। तो एक मध्य वर्ग जब उभरा, उस मध्य वर्ग ने पूरे विश्व स्तर पर क्या पैदा किया था, उपनिवेशवाद। प्रथम चरण हमने देख लिया, उसमें ऐसे अपना प्रभाव छोड़ा। अब देखो ब्रिटेन में क्या हो रहा है। इसी तरह में ये जो मध्य वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग है, ये जब अपना विकास कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, इसी क्रम में एक ऐसा वर्ग और उत्पन्न हो जाएगा जो अमीर बहुत ज्यादा होगा। देखो एक तो व्यापार होगा, व्यापार करते करते दूसरा क्या होगा, कुछ लोग हैं जो कंपनी से लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया, एक तो कुछ लोग कंपनी के साथ व्यापार कर रहे हैं और कुछ लोग ब्रिटेन में जाके व्यापार करेंगे, उनका संबंध कंपनी से नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जाके सामान इधर उधर करने वाले भी तो चाहिए, ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स को और ज्यादा अमीर होते हुए देखा गया, ठीक है। और अब ये जो ब्रोकर्स थे, जो अब सामानों को इधर उधर बेचने वाले थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्री स्थापित करने लगे। इससे पहले वहाँ पर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ छोटे छोटे उत्पादन करने वाले लोग थे ना उधर। तो अब यहाँ पुनर्जागरण आ गया था, वैज्ञानिकता आ गई दिमाग में, तो तकनीकी विकास करना शुरू किया। और तकनीकी विकास के क्रम में इन्होंने फैक्ट्री प्रणाली को महत्व दिया, फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई। अब जैसी फैक्ट्रियाँ बनी तो अब जब फैक्ट्री प्रणाली स्टार्ट हो जाती है तो एक ऐसा मध्य वर्ग, एक ऐसा वर्ग है जो मध्य वर्ग से भी ज्यादा धनाढ्य था। अभी तक क्या था, सारे डिसीजन, अब पार्लियामेंट में कोई आदमी बैठेगा, वो देखो इलेक्शन कैसे होता है, अब सबको पता तो होगा ना इलेक्शन कैसे होता है। फंडिंग करते हैं ना हम लोग, चुनाव में पैसा देते हैं। अगर कोई सबको अगर उठाता है इलेक्शन में, तो इनको क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए, तो पैसा हम लोग देंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो सरकार हमारी होगी। ये तो कहते हैं अभी पूंजीवादी सरकार के यहाँ, क्योंकि सारे बनिए पैसा लगा मोटा मोटा मांगा। तो अब ये जो मध्य वर्ग था, अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, यही अमीर थे, यही अपनी सरकार बनाते थे वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन अब ये रिश्वत देने वाले इनसे भी बड़ा वर्ग पैदा हो गया, जो मैं बता रहा हूँ, जिनके पास क्या हो गई थी, फैक्ट्री हो गई थी बड़ी, ठीक। और अब इनके दिमाग में एक चीज ये है कि एक मुट्ठी भर लोग ही सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत के उपनिवेश का फायदा उठाए। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही क्यों भारत में व्यापार होना चाहिए, उन्हीं का अधिकार क्यों होना चाहिए, तो व्यापारिक अधिकार टूटना चाहिए। तो ये डिमांड कहाँ जाएगी, पार्लियामेंट में। ये चार्टर एक्ट बन के आ कहाँ से आया, कहाँ से बन रहा है, पार्लियामेंट से। कल रेगुलेटिंग एक्ट समझा था, कहाँ से बन के आ रहा था, कल नहीं आया। रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से बना था, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट से ही 1813 का चार्टर क्यों बन रहा है, समझ में आ गया, आप समझ पा रहे हो 1813 का चार्टर क्यों बना, क्योंकि जो व्यापारिक वर्ग है वो नहीं चाहता कि सिर्फ कंपनी का, हाँ, केवल मुट्ठी भर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वही फायदा उठा रहे हैं, किस चीज का, व्यापार का। तो आम आदमी को भी तो फायदा मिलना चाहिए ताकि और लोग भी आए, जिससे कंपटीशन बढ़े, है ना। अभी तक तो क्या है, एकाधिकार है उनका, रेट को कोई कंट्रोल भी करने वाला चाहिए। इन सभी चीजों को देखते हुए कंपनी ने स्टार्ट कर दिया 1813 के चार्टर में, भारतीय व्यापार में कंपनी का जो मोनोपोली थी इसको पूरी हटा दी। और अब भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का हर एक व्यक्ति व्यापार से जुड़ सकता है। पहला फायदा ये मिला। दूसरा फायदा हमने इसमें देखा था कि चीन और चाय के साथ जो व्यापार है उसको, उसकी मोनोपोली कंपनी के पक्ष में बनाए लगी, जो आगे आज 1833 के चार्टर में उसको भी हम हटते हुए देखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कंपनी की शक्ति को धीरे धीरे कम कर रहे हैं ना। सबसे पहले कम कहाँ किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, रोज रटने की आदत पड़ी हुई है ना, तो सिखा रहा हूँ, इन चीजों को सीखो। रट के तो रोज रटाइए, कितना याद है, सब निकल जाएगा।
देखो ना, एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मछली देखी, मछली पकड़ने गया कभी? मैंने एक बार ट्राई किया था, हमारा रिवर तो नहीं है लेकिन कभी मैं जाते रहता हूँ, तो फिसलती है हाथ से, है ना, और पानी में हाथ डालेगा तो फिसल जाएगी। तो जितने फैक्ट है ना सभी वही होती है, मछली है। तो मछली को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, मुझे जाल लगाना पड़ेगा। तो जाल क्या होता है, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बिना तेरे को मछली पकड़ में आएगी कभी नहीं आएगी। अगर इस मेथड को पकड़ लेगा एक बार, फिर कभी समस्या नहीं आएगी। अब आप ना कोई भी बुक को उठाओ और इस पैटर्न में पढ़ना, ठीक है, दिल से दुआ देगा फिर, क्योंकि अभी तक ना चीजें फैली हैं। तुमने एनसीईआरटी पढ़ी आप लोगों ने कभी? कभी समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। चीजें ना पूरा बिखर रखी है पूरी। मैंने एक चेन बना के दे रहा हूँ, चेन को पकड़ के चलो, रोज काम आएगा। फिर हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है, सब बार बार कहता हूँ क्या है, हमको डैम बना के नहीं चलना है कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये हमारे दिमाग में ये तो बैठा है, तो हम चीज़ों को लिंक नहीं कर सकते। तो हमको डैम जोड़ने पड़ेंगे। डैम जोड़ने के लिए क्या होगा, हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, तुम बताओ, रोज बताता हूँ, रोज। हाँ, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करने की क्षमता, और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर देने की क्षमता, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। और वर्तमान एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए ये अनिवार्य हो गया कि इस अप्रोच से चलना ही पड़ेगा, उनको हॉरिजॉन्टली ज़्यादा चलना होता है। तो ये था हमारा उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण का उद्देश्य। आपके सामने उद्देश्य लिखा है और इसका बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं एक प्रयास मैंने किया। अब इस उद्देश्य को जो प्रभावित करेगा, अब इस उद्देश्य के जो प्रभाव बनेंगे राजनीति में बनेगा सबसे पहले, तो राजनीतिक प्रभाव, फिर आर्थिक प्रभाव देखेंगे, राजनीति में, आर्थिकी में देखेंगे, समाज में देखेंगे, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, और एक इसमें और देख लेंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक प्रभाव, एक प्रशासनिक प्रशासनिक, इन सब पक्षों को बात करेंगे। राजनीतिक प्रभाव में देखें, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी विचारधारा को, साम्राज्यवादी विचारधारा को महत्व मिलेगा, और यथासंभव युद्ध और विलय पर बल दिया जाएगा, युद्ध और विलय पर बल। देखो इससे जस्ट जो प्रीवियस वो था क्या, हमारा उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण पड़ा था, उसमें देखो राजनीतिक उद्देश्य में मैंने क्या लिखा था आपको, यथासंभव रोकना था युद्ध और विलय को। यहाँ पे देखो युद्ध और विलय पर बल दिया जा रहा है, हो गया ना चेंज। आर्थिकी में क्या चेंज होगा, आर्थिकी में यहाँ हम देखते हैं नगदी फसल का आना, नगदी फसल का आना प्लस हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प उद्योग का पतन। प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे व्यापक परिवर्तन पर बल। देखो इसके पीछे जो फर्स्ट चरण का उपनिवेशवाद था, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में मैंने क्या लिखवाया होगा, यथासंभव परिवर्तन पर, कम परिवर्तन पर ध्यान दिया। यहाँ देखो व्यापक परिवर्तन पर बल, सारी चीजें चेंज हो रही है। सामाजिक व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा, व्यापक परिवर्तन। अब सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और ये लॉर्ड मेकाले की भूमिका वगैरह यहाँ पर। सांस्कृतिक पक्ष हम देखेंगे उदारवादी एवं उपयोगितावादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा। तो इन पक्षों पर एक एक करके बात करेंगे, ये सारा अनफोल्ड होता रहेगा,
तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठती हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे राजनीतिक प्रभाव। हिमांशु भाई क्या हुआ? काला अक्षर भैंस बराबर लगाएंगे? नहीं। और हाँ, हो गया ना? मिटा दो इसको। तो राजनीति में लिखा है साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रसार यथासंभव युद्ध और विलय पर बल दिया जाना। यहाँ पे युद्ध और विलय का ज्यादा महत्व दिया जाए। फिर तो अब हम एक एक करके अनफोल्ड करेंगे। ये सब लिफाफे बनाए ना, इन लिफाफों को खोलना है। क्या है लिफाफों में? सबसे पहले हम राजनीति वाला लिफाफा खोल लेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, हो गया। राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव को उद्देश्य में लिख दिया है यथासंभव युद्ध और नीति पर बल दिया जाएगा। अलग अलग गवर्नर जनरल के साथ अलग अलग युद्ध हम देखते हैं। एक चेन बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टेन्योर है 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग से जस्ट प्रीवियस कौन छोड़े थे मैंने? है ध्यान आप लोगों को? ये चेन पूरी बननी चाहिए ना, चेन बना के दे रहा हूँ आपको। देखिए सब देखो ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए थे? वेरलिस्ट आएंगे ना। वेरलिस्ट के बाद कौन थे? कार्टियर। कार्टियर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली के बाद कौन पड़े? वेलेस्ली का क्या? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन थे? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद जॉनसोर पड़ा हुआ है। जॉनसोर के बाद आएगा तुम्हारा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद ये अर्ल ऑफ मिंटो। अर्ल ऑफ मिंटो को मैंने छोड़ा था 1813 तक। 1813 तक मिला गया था। अब 13 से 28 तक कौन आएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग। और इनके समय दो युद्ध होते हैं, इनको ध्यान देना। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, इसको हम देखेंगे 1814 से लेकर 16 तक चलेगा। और सबोली की संधि। सबोली की संधि यहाँ पे दिखाई देगी। ये होगा पहला। दूसरा इसमें युद्ध हम देखते हैं, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये चलेगा 1817-18 में। इसमें हो जाएगी पूरा जो मराठा परिसंघ बनाया था ना, मराठा परिसंघ को भंग किया जाना। को भंग कर बाजीराव द्वितीय को बिठूर स्थानांतरित। बिठूर कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। सीधे उठा के वहां पटक दिया जाता है। तो ये दो युद्ध देखे थे लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। टेन्योर ये रहा। अगला इसमें पढ़ते हैं एमहर्स्ट। एमहर्स्ट का समय है 1823 टू 1828 तक। इसके समय हम देखते हैं फर्स्ट आंग्ल म्यांमार। म्यांमार को क्या बोलते थे? इसमें बर्मा। आंग्ल बर्मा युद्ध।
और इसी क्रम में हम देखेंगे ये हमारा चलता है 1824 से लेकर 26 तक, और 26 में हम इसमें देखते हैं यानवों की संधि। कहीं तो आपको ऐसा मिलेगा लिखा, कहीं पे यानवों भी मिलेगा, यानवों की संधि। इन सभी युद्धों को हम डील करेंगे एक करके। थर्ड इसमें आएगा विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक का टेन्योर है 1828 टू 1835। देखिए विलियम बेंटिक के समय कोई खास युद्ध तो हुआ नहीं है। विलियम बेंटिक का जो महत्व था वो सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है, समझ में आया? जैसे हमने कार्नवालिस को समझा था, कार्नवालिस के समय कोई खास युद्ध नहीं हुआ था, केवल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखा था हमने वहाँ पे, लेकिन उसका संबंध किससे था? समाज सुधार से। वैसे हम विलियम बेंटिक का महत्व किसमें? समाज सुधार में। फिर भी एक आध विलय हुए हैं, विलय को हम जरूर लिखेंगे। जैसे एक 1831 में हम देखते हैं मैसूर का विलय, और थोड़ा एक जैसे कछार का भी विलय, इन छोटे छोटे क्षेत्रों का इसके समय विलय होगा। अब एक चीज आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि मैसूर को तो मैंने मैसूर प्रेसिडेंसी बना दी थी ना, मैसूर को हमने मिला दिया था कौन प्रेसिडेंसी में? मैसूर का जो विलय हो गया था टीपू सुल्तान जब हार गया था, तो ये मैसूर कहाँ से आ गया दोबारा, इस पर बात करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक 3736 से 42 तक चलेगा। ऑकलैंड आएंगे 1836 टू 1842। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण आंग्ल अफगान युद्ध है, आंग्ल अफगान युद्ध। ये चलेगा 1840 से पूरा 42 तक। और यहाँ पर हम देखते हैं अंग्रेजों की हार होती है, जीतने के बाद भी हारते हैं, इसको हम पूरा आगे करेंगे। ऑकलैंड के बाद 42 से 44 तक एलन हम देखते हैं। एलन बरो का टेन्योर है 1842 1844। इनके समय सिंध विजय होती है। आंग्ल सिख युद्ध, नेपियर, चार्ल्स नेपियर की भूमिका, इसमें हमने चार्ल्स नेपियर को पढ़ना होता है। सेकंड लास्ट वन एलन बरो के बाद कौन सी? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर रहेगा 1844 टू 1848। और इनके समय सबसे महत्वपूर्ण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। और यहाँ पर हम देखते हैं लाहौर की संधि और 50 लाख रुपए में जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो राजा गुलाब सिंह को बेच दिया जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लास्ट आएगा कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब चलेंगे हमारे 1848 टू 1856 तक। और ये युद्ध और विलय की दो नीतियां अपनाएंगे। पहला अपनाएंगे युद्ध रणनीति और दूसरी विचारधारा। और विचारधारा में हम पढ़ेंगे दो विचारधाराएं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस। इन दोनों को यहाँ पे जगह कम हो रही है, आप इसको लिखना विचारधारा वाले में। विचारधारा में दो लाइन बनाना है, एक लिखना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लिखना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 7 भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्र में विलय किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले सतारा आएगा, नागपुर का क्षेत्र है, झांसी का क्षेत्र है। यहाँ पर 7 क्षेत्र लिख दो, बाकी वही मेंशन करेंगे। और मिस गवर्नेंस के तहत अवध को मिलाया जाएगा, अवध का विलय। ये रहा विचारधारा के प्रभाव से जो लॉर्ड डलहौजी गेम खेलेगा।
और युद्ध और रणनीति में इसमें जगह नहीं बची, वहीं जहाँ हम इसको डील करेंगे सभी क्षेत्रों में। लॉर्ड डलहौजी का जो पहला युद्ध है, पहला युद्ध होता है 1849 में। देखो, एक पहला युद्ध होगा 1849 में, अगला होगा 1850 में, फिर 1853 में, फिर 1854 में। 49 में होगा सेकंड एंग्लो सिख वॉर। 1849 में सिखों को कंप्लीट हरा देगा, और 1850 में सिक्किम का विलय होगा, और 1853 में बर्मा का जो लोअर क्षेत्र पूरा रहेगा, और 1854 में बरार क्षेत्र पूरा भारत को देखो हमने कर लिया था 1858 तक। ये थी राजनीतिक नीतियां। अब इन पे एक एक करके बात करेंगे। देखो एग्जाम में जो आएगा ये रहा, ओके, ये यही चीज आती है कि ये वाला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, ये चीजें आती हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि हमारी क्लास पीसीएस ओरिएंटेड है, तो हम इसमें थोड़ा मील से कभी स्पाइस का जो नहीं करते हो, जीरा डालते हैं तड़का। हाँ बताओ। ऑकलैंड के नीचे ऑकलैंड के नीचे एलन बरो, ये सब याद रहना चाहिए, टू दी पॉइंट। एलन बरो के नीचे लॉर्ड हार्डिंग, और लास्ट में लॉर्ड डलहौजी। इनके समय वगैरह सब याद रहना चाहिए, कौन सा युद्ध हो रहा है, इन सब पर हमारा एक अप्रोच बनेगा। तो एक एक करके उठाते हैं, जहाँ कुछ महत्वपूर्ण होगा उसको मैं बताऊंगा, उसको आप नोट करोगे ना। ये वाला फाइनल ये आम ही क्या है, पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। आंग्ल सिख युद्ध है, सीखा हाँ सिख। उसके नीचे फर्स्ट आर्मी। अरे अरे रुक रुक, आंग्ल सिख क्यों होगा, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये गलत कर दिया मैंने। अरे ये गुजरात के बगल में क्या बोला, सिंध, सिख नहीं, सिंध है वो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सर ऊपर पे मराठा परिसंघ को, हाँ, मराठा परिसंघ का भंग कर दिया, उसको और उसके आगे को भंग कर दिया, भंग कर बाजीराव द्वितीय को बिठूर स्थानांतरित कर दिया। बिठूर जगह है लखनऊ में, जबकि अभी तक पेशवा कहाँ बैठता था, पूना में। वही गेम खेलते थे ना ये, जैसे किसके साथ खेला था, सारे आजम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि में क्या पढ़ा था हमने, उसको पटक के कहाँ फेंक दिया था, कड़ा मानिकपुर। तुम याद बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बहुत दिक्कत आ जाएगी। सांप वाला गेम है ना, रोज खेल रहा हूँ, बर्डन बढ़ता जाएगा। खाने में तो मजा आता है, लेकिन पीछे जो बर्डन बन रहा है वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये आगे बढ़ो मैं, ये याद रहना चाहिए, इन चीजों को सब याद करना बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो लॉर्ड हेस्टिंग टेन्योर आपके सामने रहा 13 से 23 तक। इनके समय दो युद्ध हुए हैं, पहला है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 और सबोली की संधि। अब देखो आंग्ल नेपाल युद्ध का बैकग्राउंड अगर आप उत्तराखंड वाले हैं तो आपने इन चीजों को ढंग से समझा होगा। अंग्रेजों का एकमात्र युद्ध हुआ था नेपाल के साथ, इसके बाद और कोई युद्ध हम देखते भी नहीं है। अब इस चीज को समझना महत्वपूर्ण है कि नेपाल के साथ युद्ध का कारण क्या बना होगा, वो है 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या था, चीन के साथ व्यापार और चीनी का व्यापार एकाधिकार किसका रहेगा, कंपनी का। अब कंपनी को क्या चाहिए, चीन पर आधिपत्य बनाना है ना, मतलब चीन पे एकाधिकार है उसका, तो चीन का रास्ता कहाँ से जाएगा, आपका अगर मैप में पकड़ है तो कहाँ देखो, उत्तराखंड के रास्ते जाएगा और बिहार होते हुए, ओके। अब बिहार वाला एरिया है, उस पर तो अपने आधिपत्य में लेना आसान है, क्योंकि उसमें अवध का क्षेत्र था, वो दिन के अंडर में है ही। लेकिन उत्तराखंड वाला एरिया कैसा है, ज्योग्राफी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बहुत समस्या है कि यहाँ की ज्योग्राफी में। तो इस क्षेत्र को क्या करना था, अपने पक्ष में लेना था। फिर आपने उत्तराखंड की भूमिका पड़ी होगी, हर्षदेव जोशी वगैरह इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, और अंग्रेजों को आमंत्रण दिया जाता है, जो भी वो हम इतिहास को, उत्तराखंड के इतिहास में इस चीज को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहली जो आक्रमण की जो पृष्ठभूमि बनाई जाती है, कुमाऊं क्षेत्र से बनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड से पहले बनती है। तो इस क्रम में हम नेपाल की ओर से अमर सिंह थापा को देखते हैं, और अंग्रेजों की साइड से तीन जगह से आक्रमण होता है। आपने पढ़ा, एक देहरादून में आक्रमण होगा, खुड़बड़ा वाले क्षेत्र में, एक देहरादून वाले क्षेत्र में होगा, दूसरा यहाँ बिहार में आक्रमण होगा। 3 आक्रमण होते हैं, अंग्रेज 3 डायरेक्शन में छोड़ते हैं,
ठीक है, जिसमें एक जेएलएसपी वगैरह की डेथ वगैरह हम देखते हैं वहाँ देहरादून में। तो यहाँ पर हम आंग्ल नेपाली युद्ध देखते हैं। महत्व क्या है आपको समझ में आ गया होगा। क्या था, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए हमको रास्ता चाहिए, और रास्ता कहाँ से जाएगा, उत्तराखंड से। तो एक ही मेंशन ये करना है। और इसको शांत करने के लिए सगोली की संधि होती है। सगोली की संधि नथिंग इट इज अ सब्सिडी अलायंस बताया था आपको मैंने। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस क्या है, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली कैसे है, आपने पढ़ा होगा। पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था, गार्डनर। उसके जस्ट बाद कौन आता है, टेल। 1 साल के लिए रहता है ना, तो 1 साल के बाद इसको यहाँ रख देते हैं, क्योंकि 16 में सगोली की संधि हो जाती है। समय गार्डनर कब बना था यहाँ कुमाऊं कमिश्नर, 15 से 16 तक रहना। देखो 16 में क्या होगी, सगोली की संधि। ये क्या है, सहायक संधि प्रणाली। और कल समझा रखा है ना, सहायक संधि प्रणाली में क्या होता है, रेजिडेंट बैठाना पड़ता है। तो वो रेजिडेंट कौन था, ये गार्डनर। गार्डनर हटेगा तो ट्रेन को यहाँ पे कमिश्नर मिलेगी, यहाँ पे लिंक होगा। ठीक, दूसरा है देखो तृतीय आंग्ल मराठा वॉर। इसका समय लिखा है 1817 से 1818 तक। देखो हम मराठाओं को लास्ट में कहाँ पे छोड़ के आए थे, मराठाओं ने 1802 में बसिन की संधि के तहत सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लिया था। अगर आपने पढ़ा होगा, याद होंगी चीजें तो है याद है? क्या बता, अभी क्या बोला मैंने, मराठाओं को कहाँ पे छोड़ के आया, 1800 नहीं, वो तो बहुत पीछे चले गया। वो तो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर था। वो तो सालवाई की संधि थी। सालवाई की संधि 1782 20 साल के लिए एक्सटेंशन मिला था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय दूसरा आंग्लो मराठा वॉर हुआ था, है ना। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। 1802 में बसिन की संधि बताई होगी। बसिन की संधि के तहत जो यहाँ का पेशवा था उसने क्या अपना लिया था, सहायक संधि प्रणाली को अपना लिया था। तो अब मतलब इनकी शक्ति तो खत्म ही हो गई है। अब थोड़ा बहुत ये लास्ट प्रयास करना चाहते हैं, वो उन्होंने 1817-18 में किया। अब प्रयास करने में कौन थे, अगर आपको ध्यान है, मराठा परिसंघ। पूरी चेन बता रखी है, भूलना नहीं है। चेन कैसे बनाई थी मैंने, सबसे पहले कौन था, शिवाजी ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी कब, 1677 में। उसके बाद संभाजी आते हैं, दक्षिण में मुगल अभियान देखते हैं, संभाजी की हत्या हो जाती है और साहू वगैरह को वहाँ कैद करते हैं। फिर हम पेशवा साम्राज्य देखते हैं, मतलब शिवाजी का पहले शिवाजी के बाद पेशवा, 3 पेशवाओं की भूमिका देखते हैं। फिर पानीपत की युद्ध के बाद पेशवा के मामले में हस्तक्षेप, रघुनाथ राव का हस्तक्षेप वगैरह सब समझा था। उसके बाद पूरी भूमिका, पूरी ताकत किसके हाथों में आ जाएगी, मराठा परिसंघ। और मराठा परिसंघ जो दूसरा आंग्ल मराठा वॉर था, सबको एक एक संधि के साथ अलग अलग तोड़ दिया गया था। जैसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवल गांव की संधि, पढ़ी थी ना सारी चीजें, देवगांव की संधि। और लास्ट में कौन सी संधि की थी, राजपुर घाट की संधि, जो गोलकर के साथ हुई होगी। तो सारे मराठा परिसंघ को वहीं पर तोड़ दिया गया। अब छोटी मोटी शक्तियां बची थी किसमें, उस समय कौन है, मराठा जो बाजीराव की क्या है, पेशवा है, एक होलकर और एक सिंधिया। इन तीनों में ही ताकत रहती है। ठीक, एक अंतिम प्रयास होता है इनका। अब इनकी ताकत तो पहले ही खत्म हो गई है, फिर भी इनके साथ कुछ नहीं। अंग्रेज यहाँ ये देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास में है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उठाकर सीधे पटक देंगे कहाँ, बिठूर। लिखा है ना बिठूर, बिठूर कहाँ पड़ता है, लखनऊ। ताकि दोबारा यहाँ आने की सोचे भी नहीं ना। उसको दिया गया 10 लाख रुपए पेंशन सालाना, तो 10 लाख रुपए था यसी कर यहाँ मत आना, उनका मेथड ही गया था। और एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया होगा 3 प्रेसिडेंसी थी ना, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी कौन सी थी, मद्रास, और तीसरी हमारी कोलकाता वाली बंगाल प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना बताई थी मैंने, कब हुई थी, लिखवाया होगा 1801, जब टीपू सुल्तान को हराते हैं, है ना। टीपू सुल्तान को हराने के बाद कुछ एरिया वो मराठों को देते हैं, कुछ एरिया वो हैदराबाद के निजाम को देगा, और महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपनी प्रेसिडेंसी में मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कर देगा। और प्रेसिडेंसी की स्थापना होने का मतलब क्या है कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पे देखो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना होगी वो अब होगी 1800, इस चीज को मेंशन करना है, लिख लो कहीं पे 1818 में। 1818 में देखो इन चीजों को स्टार बना के लिख सकते हो, अगर आपको नोट्स में लिखना है स्टार बना के। 1818 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्थानांतरित कर
को स्थानांतरित कर अंग्रेजों द्वारा पूना का विलय कर बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। ये तो पहले से ही तो इसको फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि फिर से स्थापना, हाँ मतलब ये प्रेसिडेंसी तो पहले से ही थी। हाँ प्रेसिडेंसी पहले से थी ना, लेकिन मान्यता प्राप्त होना है। वो तो हम बोल रहे हैं इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मान्यता अब मिलेगी। औपचारिकता कहते हैं जिसको, औपचारिकता तो अब आएगी। जैसे आपको मैंने बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो जाती है, मतलब वो अपना पहला सूरत में कब खोलते हैं, 6-7 में खोल देते, लेकिन मान्यता तो 13-14 में जाके मिलेगी जहाँ पे मिलेगी। तो अब हम आते हैं एमहस्ट पे। ओके, एमहस्ट के समय देखो ये चल रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अब बर्मा का महत्व क्या था, बर्मा समझे ना, म्यांमार, आज का म्यांमार बर्मा। उस क्षेत्र में टिम्बर नाम की लकड़ी होती थी। टिम्बर लकड़ी बहुत हल्की होती है और इमारती होती है, उसका यूज होता था पूरा ब्रिटेन। तो उस लकड़ी के महत्व को देखते हुए अब मैं ये दिमाग में बिठाना है पूरा, क्या उद्देश्य क्या चल रहा है, उपनिवेशवाद का नीति चल रहा है। अब जो क्षेत्र उनको चाहिए तो सीधे युद्ध करके अपना बना लेंगे। ओके, अब सीधे उन्होंने युद्ध करना है, उस क्षेत्र को अपने में मिलाना है। तो उसी उद्देश्य से देखो सीधे बर्मा पर अटैक होगा। ये अटैक कौन सा, अंग्रेज कर रहे हैं अटैक। अभी इससे पहले जो प्रथम चरण पड़ा था तो युद्ध कौन कर रहे थे, भारतीय लोग कर रहे थे। रिजेक्शन हो रहा था ना, रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिजेक्ट नहीं, अब तुमको मारा जा रहा है। ये दिख रहा है ना, ये युद्ध कर रहे हैं, सारे युद्ध इनके द्वारा हो रहे हैं। तो बर्मा क्षेत्र का महत्व समझ में आया। टिम्बर नाम की लकड़ी थी और कुछ चीजें भी थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था इसलिए युद्ध चला। टिम्बर नाम की लकड़ी का महत्व था, तो उसको देखते हुए इन्होंने युद्ध छेड़ा जो 24 से 26 तक चलेगा। और 26 में जाके यादवों की संधि होती है और जो म्यांमार का दक्षिण क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपने में विलय करते हैं। सहायक संधि प्रणाली है, शक्तियां तो पूरी खत्म ही हो गई है वहाँ। तो यहाँ पर आगे हम बर्मा को भी अपने साथ मिलते हुए देखते हैं। देख रहे हो ना कौन कौन से क्षेत्र इंडिया में आ रहे हैं। नहीं, अब देखो अगला है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इसका महत्व मैंने आपको बताया ज्यादा, समाज सुधार में इसको हम देखेंगे। इसके द्वारा जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स हुए हैं उनको देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसूर का विलय किया है और कछार का विलय किया है। अब ये मैसूर तो हमने जीत दिया था पहले, मैसूर को तो मैंने वहाँ कौन सी प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला दिया था 1801 में। तो 1831 में जाके फिर मैसूर शब्द का नाम क्यों आ गया, विलय क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। ऐसा है ना, अंग्रेजों की क्या थी वो डिवाइड एंड रूल, वो हर जगह उनके दिमाग में हमेशा रहा। अब यहाँ भी देखो, जब ये बाजीराव द्वितीय है जो, इसको तो बिठूर भेज रहे हैं। अब ये सारे थे कौन, ये मराठाओं का मेन जो मराठाओं की ताकत थी उसको क्या बोलते थे, शिवाजी ने जो स्थापित किया था मराठाओं, वो मराठा की शक्ति तो वो थी ना जो शिवाजी ने स्थापित की थी, लेकिन पेशवा तो बीच में एंट्री की थी। और ये जो बिठूर भेजा था ये कौन था, पेशवा था, राजा थोड़ा है वो तो सामंत था, राजा के साथ काम करने वाला। तो ये लोग क्या करते थे, उस क्षेत्र में राजा को एक छोटा सा क्षेत्र दे देंगे कि ये आपकी जमीन थी, आपको हमने जिता के तुमको दे दी। अभी डॉक्टर ऑफ लैब्स पढ़ना है ना हमने, डॉक्टर ऑफ लैब्स क्या है, मतलब हड़प की नीति। हड़प की नीति को आधार यहीं से बनाएंगे वो, इंटरनेशनल अप्रोच, टॉपिक को टॉपिक के साथ लिंक करना है, ऐसे लिंक हो, समझ रहे हो। हैंग हो गया सब, याद तो करना ही पड़ेगा ये। आज की डेट में ना किसी को भी मैं पढ़ने की सलाह नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ पता है, ये समस्या है। रिजल्ट आता नहीं है, फिर बर्डन हमारे ऊपर आता है, जो भी है। मैसूर दोबारा अस्तित्व में क्यों रहा, ये समझा रहा था। और मैं समझा रहा था कि डॉक्टर ऑफ लैब्स का आधार यही चीजें बनने वाली है। ठीक, डॉक्टर ऑफ लैब्स क्या बोलते हैं इसको, हड़प की नीति। और हड़प की नीति का टेक्निकल मीनिंग होता है, आपको हमने जो शक्तियां दी थी अब हम वापस ले रहे हैं। ओके, ध्यान से देखो, जब बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजा जा रहा है तो बाजीराव द्वितीय क्या है, पेशवा है। लेकिन
मराठा सरदार होना है, शिवाजी के खानदान का होना है वो तो बाजीराव। देखो पेशवा शासन कब से स्टार्ट होता है? 1813 से। रघुनाथ राव पढ़ा था नहीं, क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। पहले बालाजी विश्वनाथ पढ़े होंगे, फिर बालाजी बाजीराव पढ़ा होगा, फिर कौन था? दूसरा खाली बाजीराव है। हाँ, तीसरा है बालाजी बाजीराव, जो पानीपत की थर्ड वॉर हमको दिखाई देगा वहाँ उस काम में है। तो ये जो राजा बन रहे थे, जो पूना में बैठ रहे थे, ये कौन थे? पेशवा। तो पेशवाओं को भगा दिया, देखो कहाँ भगा दिया इसको बिठूर, और वहाँ बिठा दिया किसी शिवाजी के वंशज को। अब अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान ली तो है शिवाजी का वंशज तेरे को, और ये भाई साहब थे कौन? एग्जाम्पल समझने दें, तुम हो शिवाजी के वंशज और आप हो बाजीराव द्वितीय। आपको तो भेज दिया लखनऊ, और आपको ये बोलेंगे कि आपकी पहली ये भूमि आपकी रही है, क्योंकि आप क्या हो? मराठा हो। और आपके ऊपर राज कौन कर रहे थे? ये कौन है? पेशवा। तो एक छोटा सा 1-2 किलोमीटर का एरिया है, देखिए तेरे को वहां का राजा बना देंगे, छोटा सा क्षेत्र, अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकता। तो तरीका है आगे डॉक्टर ऑफ लेफ्ट में पूरा ही लपेटेंगे। ठीक। दूसरा यहाँ भी वही चल रहा है, मैसूर का विलय। तो जब मैसूर को जीता था, मैसूर उस समय मैसूर से जस्ट पहले कौन सा वंश था वहाँ? आड़ियार, बताया था मैंने। तो आड़ियार वंश के एक वंशज को वहाँ बैठा दिया, बोला कि आड़ियार वंश, देखो टीपू सुल्तान मारा, टीपू सुल्तान के मरने के बाद पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों की हड़प की नीति का एक तरीका ये भी देखो, भड़काने की नीति, फूट डालो राज करो। आड़ियार वंश के शासक को बैठा देंगे और उसके दिमाग में ये डालेंगे कि हमने तेरी सहायता की है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को किसने हराया था? हैदर अली ने। हो गया ना एक चोट वहां पर पड़ गई, उसका यूज फिर आगे डॉक्टर ऑफ लेफ्ट में ये करेगा डर। बस इतना समझना था, तो मैसूर से कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा है कछार का विलय। ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जिनका आर्थिक महत्व था, इनको अपना अनिवार्य होता था। अगला है ऑकलैंड, और ऑकलैंड के समय देखो सबसे महत्वपूर्ण है आंग्ल अफगान युद्ध। इस चीज को ध्यान से समझना, इसमें एक हिस्ट्री में उसकी भी बताऊंगा, कोहिनूर हीरे की। ठीक है, इसमें थोड़ा देखना। मैं आपको अफगान युद्ध लास्ट छोड़ के गया था, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत पढ़ा ना, अहमद साहब अब्दाली, नादिर शाह के आक्रमण, इन सब पर हमने डील किया है, पढ़ा था हमने। पानीपत का थर्ड वॉर कब होता है? 1761। किसके किसके बीच होता है? अरे दक्षिण भारत से कौन आ रहा है? मराठे, और उधर से अफगान कौन था? अहमद साहब अब्दाली। तो ये अफगानिस्तान की तो बात बोल रहा हूँ। तो अफगानिस्तान में मैं छोड़ के आया अफगानिस्तान को, कहाँ पे? अहमद साहब अब्दाली के साथ, और उसने मराठों को हरा दिया 1761 में। उसके बाद की घटना ये रही, अब अंग्रेजों ने पूरा देखो मराठा पूरा एक खत्म कर दिया मराठा। अब बारी आएगी किसकी? अफगान की। अब अफगानिस्तान में अभी इस समय में कौन होंगे? सबसे पहले उस समय अहमद साहब अब्दाली बहुत शक्तिशाली शासक था, उसने ईरान को हराया। ईरान में कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह ने यहाँ भी आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध बताया था ना आपको। करनाल युद्ध के समय कौन था यहाँ का मुगल शासक? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला के समय करनाल का युद्ध देखते हैं, कब हुआ था वो? 1739 में। फिर यहाँ ईरान में इसका हार जाना, ईरान और ऊपर अफगानिस्तान दोनों की सीमा लिंक बाउंड्री शेयर होती देख लेना, समय से लेती। तो इसी क्रम में अहमद साहब अब्दाली सबसे शक्तिशाली शासक बन गया कंधार क्षेत्र का। ठीक, पूरा अफगानिस्तान ईरान वाले क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन बन गया? अहमद साहब अब्दाली। अब्दाली के बाद हम देखते हैं उसका एक बेटा है कमाल शाह। इसका नाम है ना मुस्तफा कमाल शाह, बढ़िया नाम है। तो मुस्तफा कमाल शाह तक तो अहमद साहब अब्दाली की पकड़ बनी रही, लेकिन इसके जस्ट बाद इसका बेटा आता है मोहम्मद शाह है, और दूसरा तुमको इसमें दिखाई देगा शाह सूजा। एक शाह सूजा तुमने इंडिया में भी पढ़ा होगा। इंडिया में कौन सा शाह सूजा? औरंगजेब का बेटा है ना? नहीं, भाई। हाँ भाई था पक्का। दारा सिंह कौन था? औरंगजेब का भाई। उसके 4 भाई थे। दारा सिंह, सुलेमान सिंह, उसको कब मिला था? मजाक कर रहा हूँ, सही तो बता रहे हो, उसी का भाई तो है।
तो उससे याद रखना, मतलब इसका नाम भी वही है, क्या लिखा है, शाह सूजा। देखो सबसे पहले कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के बाद कौन आया, मुस्तफा कमाल शाह। यहाँ तक पूरी शक्ति केंद्रित है, पूरे अफगान क्षेत्र में इनकी पावर बनी हुई है। अब जैसे इसकी डेथ होती है फिर वही उत्तराधिकार का, उत्तराधिकार वाले मामले में हमने देखा अंग्रेज सीधे बोलते हैं। अब यहाँ से देखो क्या समस्या है। अब यहाँ पे किंग मेकर्स की भूमिका जैसे इंडिया में भी देखते हैं, किंग मेकर्स यहाँ भी अमीर होते थे। अब यहाँ पे दो उम्मीदवार होंगे, एक है शाह सूजा, दूसरा कौन है, मोहम्मद शाह। ओके, शाह सूजा होता है किसका उत्तराधिकारी, किसका, कमाल शाह। शाह सूजा होता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का। इसने बनना था राजा, बना दिया इसको। अब इसको स्थापित होकर आना पड़ेगा इधर, भागेगा ना। और उस समय जो बाउंड्री थी, लाहौर में कौन बैठे थे, रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि बताई थी लास्ट में, ये सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए, टॉपिक से टॉपिक तभी लिंक हो पाएगा। तो ये वहां से भागेगा, कहाँ से, अफगानिस्तान से। राजा इसलिए बनना था, राजा तो बन नहीं पाया, तो अपने साथ जो भी उसकी टीम, थोड़ी बहुत टीम बची थी। और सबसे महत्वपूर्ण कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे को लेकर ये आएगा। रणजीत सिंह के साथ इसका संबंध बनेगा, रणजीत सिंह से हेल्प मांगेगा। रणजीत सिंह हालांकि हेल्प तो करता नहीं, लेकिन कोहिनूर हीरे को झटक लेता है। कोहिनूर हीरा अपने पास रख लेगा, इसको बता देगा। ये यहाँ से भाग के सीधे कहाँ जाएगा, ब्रिटिश। कौन बैठा है यहाँ पर उसमें, एलन बैरो। अब एलन बैरो अपना दिमाग लगाएगा। अब ये पूरा युद्ध है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में ले जाता हूँ, बस 5 मिनट का समय होगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा। अफगानिस्तान को एशिया का हार्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये इस समय से चल रहा है हार्ट। एक ग्रेट गेम चलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको कभी मौका मिलेगा सुनना उसको, ग्रेट गेम। इस ग्रेट गेम में 3 स्टेक होल्डर हैं, पहला अफगानिस्तान, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है रूस। एक चीज हमेशा ध्यान देना, ब्रिटेन को एक ही चीज से भाई था, वो था रूस से। उसे वो कहता था रूसोफोबिया, क्या बोलते हैं उसको, रूसोफोबिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इन शब्दों से वाकिफ होंगे बाद में जब कभी आपको मौका मिलेगा। तो रूसोफोबिया क्या चीज थी, रूस की विस्तारवादी नीति। इस नीति को समझ चुका था कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को इस चीज का भय था कि कहीं ना कहीं ये हमारी उपनिवेश, जो हमने एक गोल्डन उपनिवेश बना रखा है ना, कौन, इंडिया सोने की चिड़िया नहीं थी, तो एक गोल्डन जो उपनिवेश है, कहीं इसको ये लूट ना दे। तो एक रूसोफोबिया, रूस से डर था उसको, तो रूसोफोबिया कहते हैं। अब रूसोफोबिया क्या था, रूस, और इधर मैंने क्या बताया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हो गया, और पूरा युद्ध किसके लिए हो रहा है, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, ये पूरा बफर जोन है। अगर तुम अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बना लेते हो तो पूरा एशिया में जाना आसान हो जाएगा, वहां पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा, वॉच डॉगिंग कर सकते हो, उसको हम समझ सकते हैं, पूरा रणनीति बना सकते हैं अगर युद्ध में जीतना। अब भारत का उपनिवेश उस समय देखो, अफगानिस्तान और भारत का लिंक था, क्योंकि पाकिस्तान है ना, बॉर्डर थी, तो इनको क्या चाहिए, बफर जोन। इन्होंने सोचा कि मौका आ ही रखा है और हमको बफर जोन भी चाहिए। और बफर जोन क्यों चाहिए, क्योंकि रूस अपनी शक्ति को विस्तारित कर रहा था, रूस घेरने लग गया था ना, जैसे आप चीन हमको घेर रहा है स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में, सेम उसी समय ये भी घेर रहा था। तो ये जो कंपटीशन चला था पूरा 100 ईयर तक चला था, 100 ईयर, जिसे कहते हैं 100 ईयर ग्रेट गेम भी कहते हैं इस चीज को। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑकलैंड के समय अफगानिस्तान में कुछ अपनी सेना भेज दी, 16,000 सेना, ठीक है, 16,500 एक टुकड़ी भेजी। इस सेना के साथ क्या होगा मैं बात करूंगा। एक थोड़ी सी चीज मैंने छोड़ दी थी, कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरा देखो भटक भटक के कहां से आया ना, थोड़ा इसकी एक इतिहास बताता हूँ। कोहिनूर हीरा जो निकला है वो गोलकुंडा से निकला है। गोलकुंडा समय कहाँ पड़ता है वर्तमान, आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन भी आता है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक, क्योंकि वहाँ गोलकुंडा की खान है। तो गोलकुंडा की खान से निकला हमारा कोहिनूर हीरा, ध्यान से सुनना इस चीज को। तो कोहिनूर हीरा जब निकला तो उस समय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, अब एशियन हिस्ट्री सब पढ़ रखी है हमने, लिंक हो जाना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इक्ष्वाकु, फिर पढ़ा था काकतीय, फिर पढ़ा है वारंगल। तो इस समय इस क्षेत्र में कौन थे, वारंगल। ओके, तो वारंगलों के पास आ गया कोहिनूर हीरा। सबसे पहले गोलकुंडा से निकला, गोलकुंडा से निकलते उस समय गोलकुंडा क्षेत्र का मालिक कौन है, वारंगल। तो वारंगल के राजाओं के पास कोहिनूर हीरा आया। तो अब देखो 1310 और 11 के बीच में, अब 1310 और 11 के बीच उत्तर भारत में कौन बैठे हैं, मध्यकाली मैंने पढ़ाई नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। इस समय वो है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी का दक्षिण अभियान होता है, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्षिण का अभियान होता है ना उसका। तो 10 और 11
1310 और 11 में क्या करेगा वो, वारंगल को जीतेगा, और वारंगल क्षेत्र को जीतेगा तो यहाँ से कोई नहीं, हीरा जाएगा कहाँ से, दिल्ली सल्तनत में चलेगी। ठीक, अभी वो दिल्ली सल्तनत में है। अब बाद में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत से वो हीरा चले जाता है इंदौर के राजा मान सिंह के पास। ठीक है, इंदौर के राजा मान सिंह अकबर के साथ थे ना, पढ़ा था ये चीज, अभी मैंने मध्यकाल में पढ़ा लेकिन आप लोगों को तो जानकारी है। तो अभी हीरा किसके पास है, मान सिंह के पास। देखो पूरी चेन बना रहा हूँ, बिल्कुल चेन टूटने की चाहिए। सबसे पहले हीरा निकला कहाँ से, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, वहाँ कौन है, वारंगल, वारंगलों से जीत कर कौन ले गया, मलिकापुर ले गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद अभी कहाँ गया है, मानसा के पास, मतलब कहाँ है, इंदौर, मध्य प्रदेश। अब यहाँ से क्या समस्या आती है, जब हमने नादिर शाह का आक्रमण देखा, सॉरी नादिर शाह से पहले तो मुगल आएंगे ना। अब जब बाबर का आक्रमण होता है भारत में, पहला आक्रमण वो क्या क्या पड़ता है, खानवा का युद्ध, क्या क्या होते हैं, पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध। तो उसका जो थर्ड वॉर था, शायद घाघरा का होगा, तो उस वॉर में उसकी सहायता कौन करता है, हुमायूं। हुमायूं आ जाता है ना, हुमायूं उसकी सहायता करेगा। और हुमायूं उस दक्षिण के अभियान में जब वो दक्षिण की ओर आता है तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र मिलेगा उसको, इंदौर। तो इंदौर क्षेत्र को जीतेगा। अब वो हुमायूं के हाथ में आ गया, फिर दोबारा दिल्ली में आ गया। अभी तक वो दिल्ली सल्तनत में था, अब वो किस पे आ गया, मुगलों के पास। पहले कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी। अब दूसरी बार कौन देगा उसको, हुमायूं। तो गिफ्ट दे दिया, उसने दिया अपने पिताजी को। तो पिताजी ने कहा बेटा तू रख, उसको एज ए गिफ्ट हुमायूं को बाबर ने सौंप दिया। तो ये चलेगा कहाँ तक, मोहम्मद शाह रंगीला तक चलेगा ना। रंगीला में, रंगीला के समय कौन था, वो नादिर शाह ले जाता है। नादिर शाह कहाँ ले गया, ईरान। और ईरान से इसको कौन जीतेगा, ये जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा था, कौन, मुस्तफा कमाल शाही। ये शाही इसको जीत के फिर वहीं ले जाएगा कहाँ, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से अब ये यहाँ पर आ गया। देखो क्या बोला था मैंने, राजा रणजीत सिंह के साथ कौन आएगा, शाह सुजा। शाह सुजा इस हीरो को लेके फिर यहीं आ गया। देखो आया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर रणजीत सिंह के साथ संधि होती है ना, ये आगे अभी तो रणजीत सिंह के पास है। रणजीत सिंह के बाद एक संधि होती है आंग्र सिख युद्ध में, लाहौर की संधि। इस संधि में ये जो कोहिनूर हीरा है अभी अंग्रेजों के हाथ आएगा, और अभी वर्तमान में ये ब्रिटेन में है। इसके दो हिस्से हैं, एक है जहाँ उनकी रानी या राजा रहता है, उसको क्या कहते हैं, बर्मिंघम पैलेस। एक हिस्सा वहाँ पे है, और दूसरा जो राजा या रानी बनेगी उसके क्राउन में है। तो हमारे इंडिया का हीरे का ये हाल है। तो हो गया ना पूरा अफगान युद्ध, ये था। वहाँ क्यों क्यों जा रहे हैं, समझ में आया। ग्रेट गेम 100 ईयर रूसों हो गया, और रूस के विस्तार को रोकना था। ठीक, रूस के विस्तार को रोकना है। दूसरा, जब ये लोग वहाँ आक्रमण करते हैं, अब आक्रमण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको बैठाना था। देखो शाह सुजा को गद्दी पे बैठाना था। किंग मेकर्स की भूमिका निभा रहे ना अंग्रेज। मैंने पहले उत्तराधिकार के मामले का हमेशा फायदा उठाते हैं, तो उसी का फायदा उठाने के लिए शाह सुजा को फिर से भेज दिया वहाँ, गद्दी में बैठाया। तो गद्दी में बैठाया तो 16,000-17,000 जो इनकी सेना गई हुई थी, उस सेना को समझ में नहीं आया। उसको लगा कि हम जीत चुके हैं, वी आर सुप्रीम करके वो आराम से वहाँ यासी कर रहे थे, दारू वारू पी रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो एक दिन अचानक, अब ये तो पूरा जनजाति क्षेत्र है ना, आज भी वो लोग ऐसे हैं, तालिबान क्या जनजाति लोग तो हैं आज भी। तो उन्होंने रात को ही पूछ लिया, बिल्कुल एक एक करके सारे निपटा दिए, काट दिए को। ठीक है, तो ये लोग कभी उधर अफगानिस्तान देखने, एक व्यक्ति भी वापस नहीं आया। 16,000 में से एक व्यक्ति वापस नहीं आया। ठीक, तो ये सबसे बड़ी हार मानी जाती है किसकी, एलन बरूनी। जीतने के बाद भी हार गया। देखो अगला है, देखो लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के समय देखो कौन सा हो रहा है, प्रथम आंग्र सिख युद्ध। देखो राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, थोड़ा उनको अपने पक्ष में उस समय कर दिया था। अब दिक्कत यहाँ पर सिखों के साथ भिड़ने की समस्या ये बनी रही कि देखो इससे जस्ट पहले अफगानिस्तान में हार हुई है, हार हुई। तो होता नहीं है कि आपने एक चीज सुनी होगी, अगर मैं कहीं बाहर मार खाता हूँ, अपने पति पत्नी में देखा होगा, मैंने भी देखा अपने अगल बगल, कभी कभी मैंने अपने पिताजी में भी ये लक्षण देखा, बाहर का गुस्सा अपनी मम्मी पे निकालते हैं, होता है। तो ये वही चीज है, बाहर तो हार के आ गई, अफगानिस्तान को तो जीत नहीं पाए, तो पूरा जो है अब पूरी जो क्या कहते हैं उसको फ्रस्ट्रेशन, वो कहाँ निकालेगा, लॉर्ड हार्डिंग यहाँ सिखों के साथ। इसको पटका देगा खाली खाली, तो कहाँ जा रहा है, किधर अपने हमसे कहाँ गया। ऐसा एक फनी सा गेम था, लेकिन फिर भी इसको, इसका महत्व था इस क्षेत्र का ना, क्योंकि लाहौर इसी के पास रणजीत सिंह
का बेटा होता है दलीप सिंह। अभी इस समय जो ये डील हो रही है दलीप सिंह के साथ हो रही है। इसके पास लाहौर, अमृतसर और उधर का पूरा एरिया पेशावर तक। ओके, पेशावर तक मतलब अफगानिस्तान का बॉर्डर, इतना पूरा बड़ा एरिया किसके अंडर में था? दलीप सिंह, सिखों के पास था। तो यहाँ पे सिखों को हराते हैं और लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि के तहत, लाहौर की संधि में एक चीज मेंशन करना कि राजा गुलाब सिंह द्वारा 50 लाख रुपए में कश्मीर को बेच दिया जाता है। कश्मीर का क्षेत्र भी इन्हीं के पास था, सिखों के पास। क्या लिखा आपने? हाँ, ये लाहौर की संधि में होता है ना कि राजा गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बेच दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। गुलाब सिंह को बेचते हैं। हाँ, गुलाब सिंह एक व्यक्ति है जिसको जम्मू कश्मीर बेच देगा 50 लाख रुपए में। कौन? अंग्रेज। ये गुलाब सिंह का ही बेटा होता है कौन? हरीश सिंह, जिसकी वजह से सेक्शन आर्टिकल 335A और 370 हम देखेंगे। कभी कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे तो ये वहां क्लियर होगा। तो हो गया ना पूरा? देखो दिलीप सिंह पढ़ा ना, ये डील किसके साथ हो रही? दिलीप सिंह के साथ। लिख लेना चाहिए, दिलीप सिंह है इसमें हरा। तो सिखों में जो सबसे ताकतवर हुआ था वो रणजीत सिंह ही हो पाए थे। सिखों के बारे में हमने पढ़ा था ना, पूरा पढ़ा ना। सबसे पहले कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह। हाँ? हाँ, गुरु नानक के बाद कौन आते हैं? अर्जुन देव पढ़े थे। अर्जुन देव पूरा क्या करते हैं? उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। इस बार के ये शायद एक पेपर आया था, उसको डॉक्यूमेंटेशन किसने किया? किसने लिखा था? गुरु ग्रंथ साहिब, वो अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव का असैसिनेशन हो जाता है, उसको मरवा देता है साथ। उसके बाद हम देखते हैं गुरु हरगोविंद। हरगोविंद क्या करते हैं? अपनी सेना खड़ी कर देते हैं, सिखों के नाम से पूरी बटालियन बना लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं गुरु तेग बहादुर, उनका असैसिनेशन होता है ये औरंगजेब के द्वारा। तो लास्ट हमने गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं। उसके बाद बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर के बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसमें शक्ति रहेगी वो राजा रणजीत सिंह था, जिनके साथ अमृतसर की संधि हमने पड़ी थी। उसके समय इतना बड़ा क्षेत्र था और ये लेगेसी में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दे के गया था किसको? दलीप सिंह। और दलीप सिंह थोड़ा कमजोर हो गया था, उतनी शक्ति रह नहीं गई थी और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई थी। उसका फायदा उठाकर इन्होंने लाहौर की संधि के तहत ये पूरा संधि हुई। इसके देखो ये जितनी संधियां हो रही ना, सब क्या है? सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि प्रणाली हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र को बेच दिया। अभी तक जो कश्मीर का एरिया वो भी इन्हीं के पास है, सिखों के पास। तो कश्मीर को 50 लाख में बेच दिया है गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति को। अभी इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये दोबारा लिंक आगे हो जब मैं ये बताऊंगा अभी सरकार के आधार पर डॉक्टर। अब अगला है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हो रहा था? अच्छा ये हो गया। तो छोटा कौन? नहीं, ये भी छोटा है ना, सिंध ऑकलैंड के समय हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध। एलनबरो के समय होगा सिंध विजय। देखो सिंध कहाँ पे? गुजरात देखा ना हमने, आज इंडिया इतना ही मान लो, ये गुजरात है। तो गुजरात से जो सटा हुआ क्षेत्र, आज सिंध तो पता है ना, आज पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक, तो सिंध क्षेत्र में यहाँ अमीर रहते थे। कौन अमीर? ये एरिया पूरा का पूरा जब अहमद शाह अब्दाली इधर आया था तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पाकिस्तान का क्षेत्र अपने पास रखा था उसने। जब वो यहाँ से एस्केप किया तो सिंध वाला क्षेत्र अभी भी अफगानों के हाथ में है। ओके, ये अफगानों के हाथ में कौन? सिंध वाला। यहाँ अमीर बैठे हैं और अमीर कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। तो इस क्षेत्र को अपना बनाना है। अब इसका महत्व क्या है? देखो ये पूरा समुद्री सीमा है, समुद्र में पकड़ बनानी है ना। और इससे आगे को क्या है हमारा? जस्ट ऊपर को अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पे अगर कभी युद्ध होता है, वही रूसों को हो गया, तो हमको ये वाला क्षेत्र अनिवार्य हो गया ना। तो ये इसका मैं बोला स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस था किसका? सिंध का। तो सिंध को आराम से जीतने में आसानी हुई इनको। और वहाँ पर चार्ल्स नेपियर को भेजता है वो। चार्ल्स नेपियर लेकिन का वो होता है कमांडर कह सकते हो, बाएं हाथ से इसको जीतते हैं। बाकी आज इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, वरना आपका ये ब्लंडर हो जाएगा, पूरा दिमाग से निकल जाएगा। कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी को, कल तो नहीं, कल तो हमारी पॉलिटी चलेगी।
नेक्स्ट वीक हम इसको स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड डलहौजी की भूमिका, युद्ध और विचारधारा, इन सभी युद्धों पर हम डील करेंगे। सर थोड़ा सा सिंध वाला को सारा क्या बता दूं? सिंध वाला सिंध क्षेत्र का, हाँ देखो जो सिंध है, सिंध में अभी बैठे हैं अमीर अफगानिस्तान में, ठीक है। अब सिंध क्षेत्र का महत्व क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारे देखो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी अभी हार के आ गया, और उसका महत्व बना हुआ है, लेकिन अभी क्यों बना हुआ है? 200 हो गया, और वो क्या हार्ट ऑफ एशिया, वहाँ पर पकड़ बनानी अनिवार्य है अगर हमको युद्ध में जीतना है। तो उस चीज को महत्व है, उस चीज मतलब यहाँ अगर कभी युद्ध होता है तो यहाँ पर पकड़ बनाने के लिए मुझे ये बफर जोन चाहिए ना, सिंध चाहिए, तो सिंध को तब बनाए रखा। अब सिंध के दो महत्व हो गए, एक तो यहाँ पर महत्व होगा, दूसरा अगर हम कभी देखो यूरोप तो इधर को है ना कहीं, अब जब यूरोप से पानी के रास्ते आएंगे तो यहाँ से आसानी से हम अपनी सेना को ऊपर भेज देंगे। पूरा गेम स्ट्रेटेजिकल है, ओके। इसमें चार्ल्स नेपियर की भूमिका है, ये कभी एग्जाम आता है याद रखना। चार्ल्स नेपियर कमांडर होता है जिनकी मेरी सहायता करता है। तो ये रहा स्ट्रेटेजिकल पार्ट। एक जबरन युद्ध हो रहे हैं, उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण चल रहा है, और जबरन युद्ध होंगे, जबरदस्ती विलय कर रहे हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को? पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लॉर्ड डलहौजी करेंगे। जरा क्वालिटी बढ़ के आना, तब प्रियम्बल चलिए।